आते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में अवाम पाकिस्तानी गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर को मानना बंद कर देती है। प्रोटेस्टर्स यहाँ ऑर्गेनाइज्ड होकर एक इंडिपेंडेंट आर्मी को बनाते हैं जिसे मुक्ति बाहिनी नाम दिया जाता है। इस आर्मी का मकसद बांग्लादेश की आजादी होता है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान गवर्नमेंट को जब ईस्ट पाकिस्तान अपने हाथ से निकलता हुआ नजर आता है तो पाकिस्तानी आर्मी के जरिए यहाँ रिवॉल्ट्स को दबाने की कोशिश होती है। मार्च 1971 को एयर फ्लाइट के जरिए वेस्ट पाकिस्तान से कई पाकिस्तानी सोल्जर्स को ढाका लाया जाता है जो मुक्ति बाहिनी के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हैं। मुक्ति बाहिनी से निपटने के लिए वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तानी सेंट्रल पीस कमेटी बनाती है जिसे शांति बाहिनी नाम दिया जाता है। लेकिन पीस स्टैब्लिश करने के बजाय ये कमेटी ईस्ट पाकिस्तान में लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाती है। बंगालीज वेस्ट पाकिस्तान से अपने सारे नाते तोड़ लेते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जब ईस्ट पाकिस्तान की आवाज दबाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता तो सरकार एक ऐसी साजिश रचती है कि वॉर क्राइम्स की सारी हदें पार हो जाती है। ईस्ट पाकिस्तानी लीडर्स का कहना था कि वेस्ट पाकिस्तान उनके 6 पॉइंट मूवमेंट को मान ले जिसके बाद वो सब हार्मनी के साथ रह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को ये बात मंजूर नहीं होती। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में एक खतरनाक जेनोसाइड प्लान करती है जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट नाम दिया जाता है। इसका मकसद बांग्लादेश की आजादी की मांग करने वाले सभी रेवोल्यूशनरीज को टारगेट करना होता है। साथ ही उन लोगों को भी मौत के घाट उतारना होता है जो अलग देश की मांग कर रहे होते हैं। कहने को तो ये पाकिस्तानी आर्मी का एक अभियान होता है लेकिन सही मायनों में ये एक वॉर क्राइम का एक्ट साबित होता है जिसका मकसद ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड और पब्लिक मैसेकर को अंजाम देना होता है। 25 मार्च बांग्लादेश के लोगों के लिए सबसे काली रात साबित होती है। Troops from West Pakistan, Punjabis, savagely terrorized the Bengali population of East Pakistan. Perhaps 1 million people died. हजारों पाकिस्तानी सोल्जर्स ढाका में घुसते हैं। कर्फ्यू इम्पोज किया जाता है। टेलीफोन या रेडार सब बंद कर दिए जाते हैं। सभी फॉरेन जर्नलिस्ट को पहले ही डिपोर्ट कर दिया जाता है। पूरे शहर को सील करके सबसे पहले शेख मुजीबुर को अरेस्ट किया जाता है। ऑपरेशन सर्च लाइट में पाकिस्तानी सेना ने लगभग 10 लाख से ज्यादा बांग्ला बोलने वाले ईस्टर्न पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। इस मैसेकर में ज्यादातर नेता, क्रांतिकारी, बंगाली, अवामी पार्टी के मेंबर्स और आम जनता को बुरी तरह से टारगेट किया गया। इस भयंकर मैसेकर के बाद लाखों लोग भागकर भारत में शरण लेने आ जाते हैं। 25 मार्च की रात शुरू हुआ ये वॉर क्राइम लगभग अगले 8 महीनों तक चला जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार से मारे गए। हजारों को यही बुरी तरह से घायल कर दिया गया। यहाँ सबसे दिल दहला देने वाली बात ये हुई कि पाकिस्तानी आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में लगभग 4 लाख लड़कियों और औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उनका रेप करके उन्हें पब्लिकली परसिक्यूट कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी के इस तरह के शर्मनाक काम को जब यूएस प्रेसिडेंट तक पहुंचाया गया तब भी यूएस ने इस जेनोसाइड को रोकने का कोई काम नहीं किया। उल्टा अपने एलाइज पाकिस्तान को वॉर में सपोर्ट करते रहे। और इससे पहले ही शेख मुजीबुर ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर देते हैं और इसे बांग्लादेश नाम देते हैं। 27 मार्च को मेजर जियाउर रहमान खुद ये डिक्लेरेशन पब्लिक को पढ़कर सुनाते हैं। Bangladesh, on behalf of our great national leader, the Supreme Commander of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, do hereby proclaim the independence of Bangladesh. बांग्लादेश को आजाद देश घोषित कर दिया जाता है लेकिन यह आजादी इतनी भी आसान नहीं होती। मेजर शहरों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए एक ही रात में 7,000 इनोसेंट बंगाली लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस मैसेकर में एक ही हफ्ते के अंदर 3 लाख से भी ज्यादा बंगाली लोगों का कत्लेआम कर दिया जाता है। लाखों औरतों का रेप किया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी अपने ही देश के लोगों को इस कदर टॉर्चर करती है कि डरकर 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत में घुस आते हैं। कुछ
कुछ ही दिनों में लोग अपना घर परिवार सब कुछ खो बैठते हैं। भारत पहले से बांग्लादेश की सिचुएशन पर नजर रख रहा होता है, लेकिन जब लाखों की संख्या में रेफ्यूजीज धीरे धीरे भारत की तरफ आते हैं तो भारत की मुश्किलें भी बढ़ जाती है। भारत भी इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए भारत सरकार अवामी पार्टी के कई लीडर्स को अपने देश में शरण देती है। 10 अप्रैल 1971 को अवामी लीडर्स कोलकाता में ही पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट को बनाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, जबकि तजुद्दीन अहमद को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन भारत की असल समस्या 10 मिलियन रेफ्यूजीज को लेकर होती है। आखिर इतने बड़ी संख्या को सर्व करना भारत के लिए मुश्किल होता है। रेफ्यूजीज के आने जाने से भारत पर एक बड़ा इकोनॉमी बर्डन पड़ता है। साथ ही बांग्लादेश में चल रहा जेनोसाइड भी भारत सरकार के लिए कंसर्न बनता जा रहा था। इसीलिए इंदिरा गांधी फैसला लेती है कि बांग्लादेश की आजादी की इस लड़ाई में भारत भी शामिल होगा। 28 अप्रैल 1971 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैम मानेकशॉ से बांग्लादेश की सिचुएशन डिस्कस करती है और उन्हें कहती है कि वो जंग की तैयारी करे। लेकिन मानेकशॉ वॉर चैलेंजेस को बताते हुए इतनी जल्दी वॉर पर जाने को अवॉइड करते हैं। वो बताते हैं कि मॉनसून के मंथ में बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और ऐसी सिचुएशन में लड़कर जीत हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए वॉर का राइट टाइम